के साथ आपने प्रश्न किया कि कितने स्वीकृत जो कार्य थे, कितना प्रारंभ है, कितना अप्रारंभ है, कितना पूर्ण है, अपूर्ण है, उसकी पूरा विस्तृत जानकारी हमने दिया है। जहाँ तक आपने अपूर्ण की जानकारी है, उसमें भी हमने बताया है कि इसमें तीन कार्य जो है अप्रारंभ बताए हैं और 29 में से 23 कार्य पूर्ण हुए हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद शुरू में दे दिया और कि आपने पूरी बहुत इसमें अच्छी से जानकारी दे दी 3 है। कार्य जो है अप्रारंभ है, बहुत छोटे काम है वो भी, और 3 कार्य जो है अभी अप्रारंभ है। प्रारंभ अभी 3 काम और बचे थे, उसका भी प्रारंभ कर दिया गया है। और जो अप्रारंभ है उसमें कुछ स्थानीय स्तर पे पंचायतों का कुछ था, तो उसके आधार पे वो भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, वो भी पूरा हो जाएगा। जहाँ तक आपने प्रश्न इससे हट करके एक और प्रश्न किया है एकलव्य मॉडल स्कूल के संबंध में, तो कर्म कार्यों की सूची में है, ये सूची में है, आपके जो जवाब आए हैं उसमें है। तो इसमें अध्यक्ष महोदय बहुत सारे, एक तो जो ट्राइबल एरियाज है, आपको भी मालूम है माननीय भूपेश बघेल जी की, आपके समय में भी जो हॉस्टल आश्रम जो स्वीकृत किए जाते थे या अन्य संस्थान जो स्वीकृत होते हैं, तो जमीनों की बहुत बड़ी समस्या होती है। और जमीनें हमें आज ले दे करके कुल मिलाकर के फॉरेस्ट वन विभाग पर ही आश्रित हम रहते हैं। अगर गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो वहाँ पे वन भूमि होता है, और वन भूमि की एक बड़ी समस्या है, उसकी स्वीकृति इतना आसानी से नहीं मिल पाता है। वो प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब हुआ है, और तब जाकर के, और भारत सरकार का इसमें एकलव्य विद्यालय का जो स्वीकृत भवन होते हैं उनमें ये रहता है कि उन्हें 100% उन्हें क्लियरेंस चाहिए, और क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोई भी काम हम शुरू कर पाते हैं। मंत्री जी, और इसलिए इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। मैं सदन को आपके माध्यम से सभापति महोदय ये भी अवगत करा देना चाहूँगा कि जो जहाँ हमारे एकलव्य विद्यालय जो स्वीकृत हुए थे उसे लगातार हमारी मॉनिटरिंग विभाग कर रहा है, मैं स्वयं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम लोगों ने इसमें चर्चा किया है, और अलग अलग विभाग के, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और वहाँ के संबंधित कलेक्टरों के साथ हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग भी किया है, और यहाँ भी बुला करके मीटिंग किया है, और तब जाकर के इसमें काफ़ी शॉर्ट लिस्ट हुआ है, और अनुमति अब भारत सरकार से बाकी जगह से मिल गया। टेंडर की प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब हुआ है। टेंडर के लिए भी हमने भारत सरकार के जो एजेंसियाँ हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियाँ हैं, उनको हमने हायर किया है, उनको हमने दिया है कि आप जैसा भी है DPR आप बनाएंगे, बाकी चीज़ आप बनाएंगे, क्योंकि ये बड़े काम है, कहीं ऐसा ना हो इसमें शिकायत हो। इसलिए उनकी एजेंसियां की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत टेंडरिंग प्रक्रिया उन्होंने पूरा किया है, और टेंडर प्रोसेस अब पूरा करने के बाद अब फाइनल हो गया है, और निश्चित ही इसमें अब गति पकड़ लेगा, बहुत जल्दी उसका शुरुआत हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसी से संबंधित प्रश्न है। एक मिनट। मेरा केवल सुझाव है मंत्री जी, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में 5 एकड़ तक के कलेक्टर को अधिकार दिया हुआ था कि जो भी निर्माण कार्य है, जो स्कूल है, छात्रावास है, हॉस्पिटल है, इसके बनाने के लिए कलेक्टर दे सकता है एक जिले में 5 हेक्टेयर तक के। लेकिन वो समयावधि बीत गए। 2021-22 में मैंने पहल की थी, लेकिन उसको माना नहीं था। अभी फिर से पहल कर दी। जो आप जमीन की जो समस्या बता रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से, भारत सरकार से ये फिर से आग्रह कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ वनाच्छादित है और इस प्रकार जमीन मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए भारत सरकार से अनुरोध करके वो फिर से अनुमति ले ली जाए कि कलेक्टर को 5 हेक्टेयर तक के निर्माण कार्य के लिए वो जमीन दे सकता है वन विभाग का। सभापति महोदय, पत्राचार कर लें। माननीय सभापति महोदय,
हमारे यहाँ 3 बार उद्घाटन हो गए सभापति पहले महोदय। उनको हाथ उठाए थे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने प्रश्न 275 एक जो उठाया था। मेरे विधानसभा बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। नक्सली क्षेत्र होने के कारण उन्हें कई ऐसे जगहों में जाने का अवसर नहीं मिलता, और इस मत का पैसा परियोजना का पिछले 2 सालों में एक भी बैठक नहीं हुई है और हमें कोई भी जानकारी नहीं बताया गया है। मैं क्षेत्र के भ्रमण में पता चला कि ऐसे जगह बंदर बांट कर दिया राशि को। मैं मध्य क्षेत्र प्राधिकरण के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोरबा भी गया था। इस बात को मैं वहां पे भी बताया कि 37 कामों में 3 काम प्रारंभ बताया गया है, और आज तक ऐसे जगह काम किया है जहां पे हमें जनप्रतिनिधि कोई जा नहीं सकते। संवेदनशील क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में बना दिया, जमीन में मात्र नींव भर बनाए हैं। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि मंत्री जी से कि उसकी जांच कराएंगे क्या। अब क्या है, प्रश्न आपका अलग है, प्रश्न माननीय का अलग है। आप सुझाव दे दीजिए, मंत्री जी उसको देख लेंगे। माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल मैं तो सभापति महोदय आपके माध्यम से पूरे सदन के माननीय सदस्यों से यही आग्रह करूंगा कि देखिए, इस तरह की जो भी संस्था किसी भी विभाग का कोई भी स्वीकृत अगर होता है या कोई भी योजना स्वीकृत होती है, तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम उसके लिए जगह कैसे भी हो, जैसे भी हो, हम लोग को प्राथमिकता के आधार पे तय करके दिलाना चाहिए। क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो चीज़ बनने वाला है, ये तो आप तय करेंगे कि कहाँ बनेगा, किस हिसाब से कहाँ पर हमें देना ठीक रहेगा। और अगर इसमें कहीं पर दिक्कत आ रही, विभाग अगर नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आगे बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा ले करके उसे पूरा करना चाहिए। श्रीमती संगीता सिन्हा, माननीय सभापति आप लोग महोदय, लिख करके दे दीजिए। इसी मंत्री में माननीय एक लाख का ही एक-एक मामला है, करके क्वेश्चन एक लाख करेंगे स्कूल ना। का ही मामला है, प्रश्न इसी में का माननीय नहीं होगा, सभापति अपने महोदय, अपने इसी प्रश्न में एक लाख स्कूल का ही मामला है। बस 1 मिनट सर, 1 मिनट। मानपुर में 3 बार उद्घाटन हो गए सभापति महोदय। उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय लेकिन मानपुर का कैसे बताएंगे? आपके प्रश्न में बताएंगे मंत्री जी। 1 लाख का मामला है। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन आप प्रश्न करेंगे उसमें जवाब देंगे ना। वो पूरे सब- प्रदेश का जवाब तो केवल सुझाव के रूप में आप दे सकते हो। तो मेरा कहना, आप लिख करके मंत्री जी को दे दीजिए यहीं पर। दूसरा, उसी में सभापति महोदय, वो एकलव्य स्कूल में 3 बच्चे बच्चियां वहां पे अपना फिनाइल पी के महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सबका अलग अलग। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहूंगा कि आदिवासी योजना की राशि क्या अन्य मद परिवर्तित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो नियम शर्तें क्या है? माननीय मंत्री जी, बता दीजिए, कुछ बताना है तो। आदिवासी योजना की राशि को क्या अन्य मद परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए, इस तरह का कोई राशि जिस मद से स्वीकृत हुआ उसी मद से ही खर्च करने का होता है। फिर भी अगर किसी, मान लीजिए कि अतिरिक्त कमरे का स्वीकृत हुआ, अतिरिक्त कमरा वहां बन गया है, तो परियोजना वहां का प्रशासनिक अधिकारियों का ये जिम्मेदारी बनता है कि उसको परिवर्तन करा के वो भी यहाँ मुख्यालय की अनुमति से वो ले करके कहीं दूसरे यहाँ भी उसका उपयोग किया जा सकता है। श्रीमती संगीता सिन्हा, माननीय सभापति महोदय, छोटा सा इसी में से मेरा प्रश्न भी है। माननीय सभापति, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि परियोजना सलाहकार मंडल का गठन कब हुआ, अगर हुआ है तो कौन कौन अध्यक्ष है पूरे उसमें? अब आप प्रश्न करेंगे तो जवाब आएगा। अब सभापति महोदय, वो परियोजना सलाहकार मंडल का जो गठन हुआ है, अब उसका प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपने किया है तो मैं अवगत करा दूंगा भाई। श्रीमती संगीता सिन्हा, मैं आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा वित्त मंत्री जी से सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 26 तक बजट में सभापति महोदय जी सम्मिलित कितने कार्य और कितने किन कारणों से और कब से लंबित है? माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य वित्त विभाग में लंबित नहीं है।
आदरणीय सभापति महोदय जी का जवाब आया है, मैं पढ़ी हूँ कि कोई भी कार्य इसमें लंबित नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरे एरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, पीएमजेएसवाई में सभापति महोदय जी, अगर मैं एरिगेशन से बात करूं तो पिकरीपाल माइनिंग 4,94,00,000 रुपए, तांदुला परियोजना के तहत नमोरा माइनर 4 करोड़ मतलब इतने 4,96,00,000, मतलब सभी सभापति महोदय जी मेरे पास ये पूरा बंच है। ये है एरिगेशन का बजट में सम्मिलित कार्य पूरा, और सभापति महोदय जी ये पूरा है पीडब्ल्यूडी का पूरा बंच है। अगर देखा जाए तो पूरा फाइल तैयार हो जाएगा सभापति महोदय जी। और जब मैं ई साहब लोग से बात करती हूँ तो उनका ये कहना रहता है कि ये सभी कार्य वित्त विभाग में गया है और बुकलेट भी जमा हो चुका है, लेकिन वहाँ पे लंबित है। तो सभापति महोदय जी, क्या अधिकारी सही हैं या मंत्री जी सही हैं, मैं जानना चाह रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, एक्चुअली वित्त और पूरे सरकार के संबंध में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न जो उठाया है उसमें मैं पूरी प्रक्रिया को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे कोई भी कार्य जो बजट में प्रावधानित होता है, सबको अवगत ही है, सब सीनियर मेंबर्स हैं, तो उसका फिर प्रक्रिया होते हुए वित्त में सहमति के लिए आता है, प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भी नहीं आता है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वित्त विभाग देख चुके हैं, आदरणीय अमर अग्रवाल जी भी देख चुके हैं, तो वहाँ पे सहमति के लिए आता है। जो वित्तीय स्वीकृति है, वित्तीय सहमति है और जो प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुआ है, माननीय सदस्य जी के विधानसभा संजारी बालोद में 2023-24 में 155 कार्य 66 करोड़ रुपए के, 2024-25 में 580 कार्य 152 करोड़ रुपए के, 2025-26 में 595 कार्य 51 करोड़ रुपए के प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुके हैं। और जो हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हो, वित्तीय सहमति हो, इसके लिए हमने बहुत सारे वित्तीय रिफॉर्म भी अपनी सरकार के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने किया है। वह भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे बजट में नवीन मद की जो परिभाषा थी वो 1995 में उसका गाइडलाइन जारी किया गया था, और पहला संशोधन उसके बाद 2011 में हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने 2024 में फिर से उसमें संशोधन किया है, और इसमें जो नवीन मद की परिभाषा अंतर्गत जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि माननीय सभापति कृपया पूरी प्रक्रिया सुन लें सभापति महोदय। बढ़ा दिया गया है 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए निर्माण कार्य। उत्तर में है, मैंने पढ़ लिया है। नहीं, ये उत्तर में नहीं है सभापति महोदय, और आपके अलावा पूरे सदन को जानना जरूरी है। 1 करोड़ रुपए जो निर्माण कार्य, उसमें 2 करोड़ रुपए मशीन उपकरण जो 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया गया है। इसी तरह से जो प्रशासकीय स्वीकृति दिया जाता था उसकी सीमा को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है 2024 में, जो उसके पहले 2012 में था, उसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरी सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हो, इसलिए ये वित्तीय रिफॉर्म 2012 के बाद 2024 में, 2011 के बाद 2024 में किए गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, माननीय सदस्य का जो बिंदु है कि बजट को जो लिस्ट या उनका पूरी जो उनकी सूची है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बजट में जो प्रावधान होता है वो वर्षों से चला रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो जो वित्तीय प्रावधान होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, 2023-24 में 302 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान था, 302 करोड़ का प्रावधान था, जबकि नवीन मद में कार्य 14,257 करोड़ रुपए के शामिल थे। इसी तरह 2025-26 में या 24-25 में 452 के अगेंस्ट में 16,532 के, 25-26 में 734 करोड़ के अगेंस्ट में 19,000 करोड़ के। तो ये बजट में जो रहता है प्रावधान वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके अनुरूप सिंचाई विभाग हो या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सभी में तो सरकार प्राथमिकता अनुसार उसमें प्रशासकीय स्वीकृति जारी करती है।
जो विभाग प्राथमिकता तय करता है उसके अनुरूप वित्तीय सहमति के लिए आता है और उसमें प्रशासकीय स्वीकृति फिर विभाग द्वारा जारी की जाती है। तो ने पूरे प्रदेश की प्रक्रिया बता दी जी, वित्त विभाग की प्रक्रिया बता दी, लेकिन इनको तो जरूरत बालोद में है भाई जी। बालोद की स्वीकृति तो बताओ। आप 300 की जगह 14,000 करोड़ कर दिए, लेकिन बालोद में तो जीरो है। यहाँ कितना दे रहे हो ये बताओ। जी, माननीय सभापति महोदय, जो बजट पे प्रावधान है संजारी बालोद में, उसमें से अभी फिलहाल वित्तीय स्वीकृति के लिए या वित्तीय सहमति के लिए वित्त विभाग में एक भी फाइल लंबित नहीं है। मैं सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा और विभाग जो भी प्राथमिकता से भेजेगा उसमें निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक पहल करेगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, हाँ, ये बात आपने कह दी कि आपके पास कोई फाइल लंबित नहीं है। अब चूंकि माननीय सदस्य ने बात कही है और इस चूंकि सदन में आ गया है जी, तो क्या पीडब्ल्यूडी इरिगेशन विभाग से वो प्रस्ताव मंगा के स्वीकृत करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, और एक भी और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे 3 करोड़ की सीमा को 5 करोड़ हम लोग बढ़ा दिए हैं, नहीं, उसके कारण से उन 5 करोड़ से नीचे के जितने कार्य हैं उसको वित्त विभाग भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और दूसरा चीज, विभाग जो कौन सा कार्य को करना है ये विभाग की प्राथमिकता होती है, वो वित्त विभाग का क्षेत्राधिकार नहीं है। 18 करोड़ का है, वो बता रहे हैं कितने? 28 करोड़ 28 करोड़ का है, वो 3 करोड़ का मामला नहीं, वो आएगा तो आपके पास। एक ही प्रोजेक्ट 28 करोड़ का है भाई। देखिए इसमें है एक प्रोजेक्ट जो 5 करोड़ तक 4 करोड़ ये वाला आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी देंगे। हाँ, 5 करोड़ से नीचे के जितने कार्य तो मंत्री जी भी तो नहीं दिए हैं, उनके लिए वित्तीय सहमति के लिए आवश्यकता नहीं है। आप बोल रहे हैं उसके लिए वित्तीय समिति की जरूरत नहीं है जी। आपका 18 करोड़ 18 लाख जी, ये तो आप दे सकते हैं। नहीं, उसको विभाग की प्राथमिकता है, आदरणीय विभाग तय सभापति करेगा महोदय जो जी, कार्य तो मैं जरूरी है कि जाऊं नहीं। कहां सभापति अगर महोदय जी? वित्तीय विभाग मैं तय इतने करेगा सारे तो निश्चित प्रोजेक्ट, रूप से इतने सकारात्मक सारे विचार सब सरकार चीज को करेगी। लेके मैं वित्त मंत्री के पास जाऊं कि मंत्री के पास जाऊं, आप ही बता दीजिए। वो अमूमन आप सीनियर विधायक हैं। सभापति महोदय, चूंकि सदन में आ गया है और वित्त मंत्री जी उदार हैं, उदारता थोड़ा बरतिए। अब ये 18 करोड़ का मामला है, आप मंगा के स्वीकृत कर देंगे, इतना भर तो बोलना है आपको, क्योंकि हर प्रश्न सबका प्रश्न लगता नहीं, कोई प्रश्न लग जाता है। तो कम से कम इस माध्यम से पूरे प्रदेश को संदेश जाएगा कि ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री के रूप में बड़े उदार हैं। 18 करोड़ की बात है, आप स्वीकृत कर दीजिए, करवा दीजिए, इतनी तो बात है। एक कार्य की मांग कर अरे भाई, बाकी स्वीकृत कर दीजिए, हम लोग भी मेज थपथपाएंगे, आपको स्वागत करेंगे जी। वैसे करो भाई, नहीं, वो बिल्कुल नहीं मैं वैसे वित्त मंत्री जी उदार हैं, तो कहने का विषय नहीं है। वित्त मंत्री जी उदार हैं और इसलिए बजट में आप देखे हैं कि बहुत घोषणा कर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो विभागीय प्रक्रियाओं की दृष्टि से उचित नहीं होगा कि मैं यहाँ पे घोषणा करूं, मगर मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों के कोई कार्य स्वीकृत नहीं करने चाहते, मैं कारण से सदन का बहिर्गमन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति महोदय, आगे सुशांत शुक्ला, सकारात्मक सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, बीजापुर में, सुकमा में 100 करोड़ के एजुकेशन सिटी हम स्वीकृत कर रहे हैं। सुशांत शुक्ला, जगरगुंडा क्षेत्र सुकमा अंतर्गत आता है, जहां हमारा विधायक नहीं है, वहां 100 करोड़ का हम एजुकेशन सिटी बजट में लेकर के आए हैं। कैसे बोल सकते हैं कि विपक्ष पे हम स्वीकृत नहीं कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी उदार हैं, हमारी सरकार उदार है, और ये सकारात्मक अगर रोल में रहते तो इस कार्य में भी हम सकारात्मकता के साथ उदार निर्णय लेते। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न वित्त मंत्री जी, वो प्रश्न अब समाप्त हो गया है। जब वो सरकार में यहाँ थे ना जी, मंडी बोर्ड का कागज देते थे तो उसको कचरे में फेंक देते थे। सुशांत शुक्ला जी प्रश्न करें। सभापति महोदय, करिए जैसा मेरा प्रश्न बिलासपुर जिले में कॉलोनाइजर द्वारा नियमित आवासीय कॉलोनी ऑब्लिक व्यावसायिक परिसर के संबंध में था। जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, जिसका पूरक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रपत्र क्रमांक 1 के सरल क्रमांक के 16, सरल क्रमांक 15, सरल क्रमांक 24, सरल क्रमांक 26, सरल क्रमांक 28, सरल क्रमांक 65, सरल क्रमांक 73, सरल क्रमांक 77, 99, 100, 103 में एक ही बिल्डर द्वारा या उसी बिल्डर एक अलग अलग संस्थान बनाकर एक ही व्यक्ति द्वारा लगातार टाउनशिप एक्ट
एक सारे लेआउट एक ही बिल्डर द्वारा कुछ समय के अंतराल में 22-23 यानी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश की एकीकृत उप योजना, जिसे हम टाउनशिप एक्ट कहते हैं, जो 8 हेक्टेयर के ऊपर लागू होती है, सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है। यह कॉलोनी एक ही बिल्डर द्वारा लगभग 100 एकड़ के आसपास निर्मित कर ली गई है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पूर्ण नहीं किए गए और विभाग के अधिकारियों के मिली भगत करते हुए तत्कालीन समय में टुकड़ों में अलग अलग तौर पर पास कराकर नियमों का सीधा उल्लंघन किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो ईडब्ल्यूएस की पात्रता होती है लेआउट के लिए, उसमें कोटवारी जमीन यानी सेवा भूमि को ईडब्ल्यूएस की जमीन दिखाकर ये लेआउट पास कराए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे लेआउट को स्थगित करते हुए परीक्षण कराकर इनकी बिक्री पर रोक लगाएंगे ताकि आम जन ठगे ना जाए? माननीय सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य का जो सवाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को और सम्मानीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि इस विषय पर एक जांच समिति का ऑलरेडी गठन किया गया है। पहले उन्होंने शिकायत की थी विभागीय रूप से, तो उस पर ऑलरेडी जांच समिति का गठन किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग के अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हैं और नगर निगम के भी अधिकारी सम्मिलित हैं। तो जांच की कार्रवाई चल रही है और कोई भी गलत हुआ होगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न जो था व्यावसायिक परिसर पर है। सरकंडा में खसरा नंबर 546/1, 547/1, 577/1 जो पूर्व में 26/10/1998 संयुक्त संचालक नगर ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा आवासीय समूह भवन हेतु लेआउट पास किया गया। सभी भूखंड बेचने के बाद संबंधित व्यावसायिक संस्थान द्वारा उसको पुनः जिस विक्रेता को बेचा गया था उससे फिर क्रय किया गया और 7/3/2023 को उसमें से कुछ भाग को पुनः क्रय करते हुए अनुमोदित लेआउट में दर्शित मार्ग/ सड़क हेतु आरक्षित रकबे को पुनः खुली भूमि बताते हुए नवीन भवन अनुज्ञा आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई और बिना नगर ग्राम निवेश की विकास अनुज्ञा लिए बगैर सीधा नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई। उक्त भूमि का व्यावसायीकरण आवासीय होने के बावजूद भी वाणिज्यिक भवन के रूप में अनुज्ञा अधिकारियों के मिलीभगत से जारी हुई। मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या उक्त अनुज्ञा को स्थगित कर भू संपदा विनायक प्राधिकरण रेरा को उक्त रजिस्ट्रेशन को स्थगित करते हुए संबंधित लेआउट को स्थगित करते हुए क्या रोक लगाएंगे इसकी बिक्री पर? माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है, ये प्रश्न 2023-24 से 4 फरवरी 2026 तक के पूरे प्रकरणों की जानकारी माननीय सदस्य ने मांगी थी। ये जो प्रकरण बता रहे हैं उससे पहले का है, इसलिए इस जानकारी में वो नहीं आया है। सम्मानीय सदस्य मुझे संबंधित प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विभागीय रूप से हम उसमें निश्चित रूप से एक जांच समिति गठित कर देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सभापति महोदय, मेरे पास शिकायत की कॉपी है। वो बोल रहे हैं कि आप मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट दे दें तो पूरे डॉक्यूमेंट आप दे माध्यम से मेरे पास कॉपी है दस्तावेजी तौर पर। अगर आप कहें तो शिकायत इस दिनांक जो बताई गई है 19 दिनांक है उसके पूर्व की है और वो बकायदा रजिस्टर्ड डाक से और आधिकारिक तौर पर मिलकर दी गई। अधिकारियों ने इस विषय को सदन में मंत्री जी को छिपाया है। क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा दस्तावेज। माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है, ये जो इस बीच के जो लेआउट पास हुए हैं 2023-24 से 26 तक के, इसकी जानकारी सूची इसमें बनी है इस प्रश्न के उत्तर में, मगर मैं सम्मानीय सदस्य को पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं इसके पहले का लेआउट तो पास हुआ मामला है, तो वो मुझे दस्तावेज उपलब्ध करा दें। मैं निश्चित रूप से इस पे जांच समिति भी विभागीय रूप से गठित कर लूंगा और उस पे हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सभापति मेरा विषय पूरा नहीं, आप उपलब्ध करा दो ना। उपलब्ध कराने के बाद में मंत्री जी आपको आश्वस्त कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, तो आप उपलब्ध करा दीजिए उसको। जो भवन अनुज्ञा दी गई व्यावसायिक तौर पर, नगर निगम ने बगैर अभिमत मांगा फर्जी तरीके से और अभिमत तारीख है 30/5/2023। मेरे पास अनुमति की कॉपी है और ये माननीय मंत्री जी उल्लेखित कर रहे हैं कि उनके पास वो दस्तावेज अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराए।
माननीय सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्राइमरी लेआउट जो पास हुआ है वो 2023-24 के पहले का है, इसलिए इस लिस्ट में सम्मिलित नहीं हुआ है। उस डेट के तकनीकी फेर में ना मुझे जाना है ना उनको जाना चाहिए। मेरा आग्रह आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य से ये है कि उससे वो तो कब लेआउट पास हुआ था वो डेट की मैं बात कर रहा था। उन्होंने शिकायत अभी की होगी इस बीच में, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। तो सम्मानीय सदस्य दस्तावेज उपलब्ध करा दें, निश्चित रूप से हम उसमें विभागीय तौर पर जांच कमेटी गठित करके। मेरा सिर्फ आपके माध्यम सभापति महोदय मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, प्रश्न उतना देखो, मंत्री का जवाब वही आएगा। क्या एक प्रश्न को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं जांच कराकर इसको आपको बता दिया कि आप दे दीजिए, मंत्री जी उसके कार्रवाई करेंगे, आपको आश्वस्त कर रहे हैं, आप दे दीजिए। लेआउट को आपके प्रश्न का उतना ही जवाब आएगा। रोकेंगे क्या बिक्री को, इसका मैं आग्रह चाह रहा हूं बस। माननीय सभापति महोदय, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा है कि लेआउट को इसको कैंसिल करेंगे क्या, तो निश्चित रूप से हम जांच कमेटी गठित करेंगे और यथाशीघ्र उसमें जांच करा के उसको लेआउट को भी कैंसिल करेंगे। और बिक्री जहां तक कैंसिल करने की रोकने की बात है, उस पर भी नियम प्राइमा फेसी जांच होने के बाद उस पर भी नियमानुसार 100% कार्रवाई सुनिश्चित। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने पूरा परिशिष्ट दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 16 नंबर परिशिष्ट में जो 16 नंबर का पॉइंट है जी, उसमें आपको जो शिकायत है वो प्राप्त हुई है 23/4/2025 को, और आपने उसका समाधान किया है 16/12/2025, मतलब लगभग 8 महीने। तो ये 8 महीने की देरी क्यों हुई, ये बताना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो फ्लाई ऐश संबंधी प्रश्न किया माननीय सदस्य उमेश जी ने, उस पर उन्होंने 16 नंबर, इसमें टोटल जो केस हैं वो 49 केस हैं, और इनमें जो उन्होंने 16 नंबर के विषय पर प्रश्न किया है उस पर मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 6,90,000 जमा करते हुए फ्लाई ऐश का संतुलीकरण कर ये बिछाने का कार्य किया गया। मतलब उस शिकायत पे कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि 8 महीने बाद हुई है, लेकिन ये मैं अवगत करना चाहूंगा कि कार्रवाई हुई और 6,90,000 रुपए का पेनाल्टी भी हुआ। माननीय सभापति महोदय, ये इसकी शिकायत हुई थी 22/3/2025, इन्होंने उत्तर में दिया है 22/4/2025 को, और इसका समाधान हुआ है 16/12/2025। इसलिए हुआ है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, क्योंकि पिछले सत्र में 17 तारीख को मेरे यही प्रश्न लगा था, इसीलिए ये समाधान 16 तारीख को हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं कल आपके परिशिष्ट के बाद ये सब जगह जाके जियो टैग से इसका निकाला, आपको इसका बता दूं मैं, चोड़ा का ये देखिए, ये जियो टैगिंग के साथ है चोड़ा का। आपके जो अधिकारी है ना, आपको धोखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये अभी भी है दोनों। माननीय सभापति महोदय, आप सदस्य रहे हैं, पोस्टर वोस्टर प्रश्नकाल में ऐसा दिखाते नहीं है। आप बोल रहे हैं वो पर्याप्त है। ठीक है, मैं बता देता हूं। मंत्री रहे, मैं जियो टैग करके उसको दिखाया कल, दोनों 3-4 जगह का, चाहे बोतलदा हो, चाहे चोड़ा हो, चाहे बानी पाथर हो, अभी भी फ्लाई ऐश वैसी को वैसी पड़े हैं। आपके अधिकारी आपको गलत जवाब दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो पिछले सरकार के समय में कार्रवाई होती थी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा कार्रवाई ट्रांसपोर्टिंग के मामले में हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन में दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता हूँ, बताना भी चाहूँगा कि जो माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है। मैं सभापति महोदय का और माननीय सभापति महोदय, आप मुझे 2021-22 में इनकी सरकार के समय में एक भी कार्रवाई नहीं हुई, 0 कार्रवाई हुई है। 2022-23 में 0 कार्रवाई हुई है। 2023-24 में 9 लाख का पेनाल्टी हुआ है। वर्ष 2024-25 में 21,30,000 का हुआ है। समय बर्बाद करने का समय है। मैं इसके बाद अवगत कराना चाहूंगा। मेरा पॉइंटेड प्रश्न को उत्तर दे दें। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं परिस्थिति बता रहा था, चाहे वो फ्लाई ऐश डंपिंग का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो। सम्मानित सदस्य उमेश जी ने जो विषय मुझे बताए हैं उससे मैं निश्चित रूप से उनसे सारे विषय ले लूंगा, जानकारी ले लूंगा, और कहीं पर भी कोई कमी होगी कार्रवाई के संबंध में, उसमें कार्रवाई विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पर्यावरण विभाग के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं सभापति महोदय।
वहां फ्लाई एश डंप रोड पे हो रहा है लगातार, और इसकी शिकायत मेरे द्वारा खुद कई बार किया जा चुका है। उसके बाद भी विधानसभा प्रश्न लगने के बाद वो जाके उसका निराकरण करने का कोशिश कर रहे हैं, और आपको आज भी जवाब गलत दिए हैं मंत्री जी, आपको गलत जवाब दिए हैं। ये मैं इससे आगे पूछना चाहूंगा कि आज के मैं दिन इसका में पहले बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे 21-22 में 0, 22-23 में 0, और भैया लॉकडाउन तो आप लगा कर रखे थे केंद्र से। 21-22 से 22-23 तक पूरा लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन आदरणीय मंत्री जी वो बोतल आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे तरह से अवगत थे कि वो लॉकडाउन कब से कब तक लगा था। सभापति महोदय, 23 मार्च 2020 की तारीख, इस सदन का 23 परंपरा मार्च बन रहा है 2020 की गलत तारीख देने का। कुछ महीनों तक लॉकडाउन था। मेरा प्रश्न 24 महीने तक आपने जीरो कार्रवाई की ट्रांसपोर्ट। मेरा प्रश्न ये है और कि आपकी आज के सरकार दिन थी, में, अरे मूला जी, अरे टाइम आपकी कम है, सरकार प्लीज, थी, आपके प्लीज, मंत्री थे, प्लीज, आपके समय दिन कम थे, है, तब प्लीज। कार्रवाई क्यों नहीं कर दी एक बार भी? प्लीज, समय कम तब है। तो मिली भगत चल रहे थे वहाँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय ये भी मैं सभापति बताना महोदय, चाहूंगा। अभी मेरा प्रश्न ये है कि आज के दिन में कितने लाख मैट्रिक टन फ्लाई एश रायगढ़ जिले में उत्पादन हो रहा है, और इसके कितना % आज निराकरण हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक मॉडल एसओपी भी जारी किया गया है हमारी सरकार आने के बाद। इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बताया गया है। जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है उसमें बताना चाहूंगा 2024-25 में जो फ्लाई एश जो है उत्पन्न हुआ है उसकी भी जानकारी मैं उपलब्ध कराना चाहता हूं। 25-26 में जो हुआ है उसकी भी मैं जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं। और जो उपयोग की गई मात्रा है जनित फ्लाई एश के से ज्यादा उसका डिस्पोजल भी किया गया है। और हमारी सरकार नया एसओपी लेकर भी आई है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट लेकर भी आई है। ये अनावश्यक अनर्गल राजनीति कर रहे हैं।